नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ सीजी 24। लोकसभा चुनाव पूर्ण हो चुका है। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ के उन लाखों कर्मचारियों को जिन्हें चुनाव के पूर्व में ही भाजपा सरकार द्वारा 100 दिन के अंदर एक कमेटी बनाने की बात किया गया था, बारिक कमेटी, जिसमें निहारिका बारिक जी अध्यक्ष है कमेटी के। और साथ ही आज हम बात करेंगे उन तमाम विभागों के कर्मचारियों के कि सरकार किस प्रकार से उन कर्मचारियों का स्थायीकरण या नियमितीकरण कर सकता है। हमारे साथ सीधा जुड़ेंगे विभिन्न सवालों को लेकर, आज जिनका जवाब देंगे कर्मचारियों के प्रदेश के प्रवक्ता सत्यम शुक्ला जी। क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले हम आपका न्यूज़ सीजी 24 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद संजय भाई, आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे सर पहले उन हजारों कर्मचारियों का जो लगातार पिछले कई समय से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। हमारे पास कुछ कर्मचारियों के लिस्टेड है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल जिसका जवाब आपसे चाहिए रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन है आपसे कि अंशकालीन रसोइया सफाई कर्मचारियों का कैसे संभव है स्थायीकरण या नियमितीकरण? क्या कहेंगे इसको लेकर आप सरकार द्वारा? देखिए, अभी अनियमित कमेटी में हम तो सभी कर्मचारियों के संगठनों से और जो 10 से ज़्यादा प्रकार के अलग अलग कर्मचारी हैं, उन सभी प्रकार के कर्मचारियों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप सब अनियमित कमेटी में आप एक अपना आवेदन दीजिए उनके सदस्यों को, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, समस्त मंत्रियों और समस्त विभाग के सचिवों को कि भाई कमेटी में आपके यहाँ से किसी न किसी को नियुक्त किया जाए। अब यदि मैं अंशकालीन और जो सफाई कर्मी और रसोइया की बात करूं, तो चूँकि इनके कार्य की अवधि जो है वह एक सीमित समय की है, यानी बहुत ही अल्प अवधि की। पूर्णकालिक उसको बोलते हैं जिसमें 8 घंटे आप निरंतर काम करते हैं और 12 महीने पूरे लगातार काम करते हैं, और जो काम है वो स्थायी प्रवृत्ति का होता है, मतलब भविष्य में वो उस काम की जो आवश्यकता है वो बनी रहती है। इसको स्थायी प्रकृति बोलते हैं, स्थायी प्रकृति का काम। तो अभी अंशकालीन कर्मचारियों के साथ यही 3 बाधाएं हैं कि उनका काम जो है स्थायी प्रवृत्ति का नहीं है, प्रकृति का नहीं है बोलना चाहिए। दूसरा, वो पूर्णकालिक अवधि का नहीं है और 12 मास का नहीं है। तो अंशकालीन के जो साथी सुन रहे हैं, रसोइया हो या सफाई कर्मी या अन्य प्रकार के, उन्हें सबसे पहले नियमित कमेटी में ये मांग करनी चाहिए कि उनके जो कार्य की अवधि है वह बढ़ाई जाए, उन्हें साल भर का काम दिया जाए, उन्हें 8 घंटे का काम दिया जाए। तब जाकर के जब वो जिस प्रकार से जो अन्य विभागों के दैनिक मासिक श्रमिक होते हैं या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, उस तर्ज पर जब वो कर्मचारी बन जाएंगे तभी वो भविष्य में अपना स्थायीकरण या नियमितीकरण मांग सकते हैं। तो पहले तो इन्हें पूर्णकालिक का काम ही मांगना उचित होगा, उसके भविष्य में निश्चित रूप से इनका स्थायीकरण नियमितीकरण में कोई बाधा नहीं होगी। जी सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सर। उन तमाम हजारों कर्मचारियों को जो इस विभाग में कार्यरत है, कहीं ना कहीं आपके जवाब से प्रेरणा भी मिलेंगे और आने वाले समय में इसी प्रकार से अपने आंदोलन को, अपनी मांगों को सामने रखेंगे। हमारा अगला सवाल है सर आपसे कि जॉब दर मितानिन वैक्सीन वाहक कैसे स्थायीकरण मतलब कर सकते हैं, या फिर इसका नियमित की मांग भी क्या लोग कर सकते हैं ये कर्मचारी? देखिए, अभी सीधे चाहे वो अंशकालीन हो चाहे ये जॉब दर वाले हैं, सीधे स्थायीकरण या नियमितीकरण की मांग ना करें। जॉब दर वालों को भी यही सलाह होगा। जॉब दर वाले कर्मचारी जो होते हैं, इन्हें माह के अंत में तो काम का वेतन मिलता है, पर इनके कार्यों के हिसाब से मिलता है। जैसे फला काम आप करेंगे तो इतनी राशि, फला काम करेंगे तो इतनी राशि, फला काम करेंगे तो इतनी राशि, और वो सारी राशियों को जो गणना होती है उसका जो जोड़ होता है वो अंत में इनके मासिक वेतन के रूप में इन्हें प्राप्त होता है। तो इन्हें भी सेम वैसा ही जो अंशकालीन के कर्मचारी उनकी तरह इन्हें पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में कार्य मांगना होगा। और जिस दिन ये पूर्णकालिक का कार्य मिल जाएगा इनको, 12 महीने का, 8 घंटे का, और इनके काम की जो प्रकृति है वो स्थायी प्रकृति का हो जाए, ये अपनी उपयोगिता खुद बताएं सरकार को कि ये काम हम कर सकते हैं, विभाग हमसे ये कार्य ले सकता है। जिस दिन ये पहला चरण वो पार कर लेंगे तो भविष्य में निश्चित तौर पर ये भी स्थायीकरण नियमितीकरण के पात्र 100% हो सकते हैं। सर, ये मानदेय आंगनबाड़ी वालों का कैसे संभव होगा नियमित या स्थायीकरण? देखिए, आंगनबाड़ी वालों के लिए अंशकालीन और जॉबदार वालों से ज़्यादा सरल है मार्ग। उन्हें तो पूरे 8 घंटे और साल भर का काम मांगना पड़ेगा और स्थायी प्रकृति का, पर आंगनबाड़ियों के साथ ऐसा नहीं है। उनको कई वर्ष हो गए काम करते हैं उस योजना में, ये समझ में आ रहा है कि ये स्थायी प्रकृति का कार्य है। उनके कार्य की अवधि भी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 6 से 7 घंटे हैं। उन्हें सिर्फ 1 या 2 घंटे के लिए संघर्ष करना है और उनका काम 12 महीने चलता है। तो इनका संघर्ष छोटा है। यदि ये चाहें तो अपने आप को, शासन को ये पहले कर सकते हैं कि भाई हमें दैनिक मासिक श्रमिक, सामयिक दर का वेतन का कर्मचारी या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो कलेक्टर दर का वेतन पाते हैं, उनकी तर्ज पर हमें पूर्णकालिक का कार्य
का जिम्मेदारी दें और ये भी अपने विभाग को अवगत कराएं कि भाई हम क्या काम कर सकते हैं प्रतिदिन 8 घंटे में। ऐसा एक सकारात्मक सुझाव दें और पहले चरण में यह कार्य वो अनियमित कमेटी के माध्यम से करें। उसके बाद फिर वो उसमें दूसरा विकल्प ये दें कि वो कार्य जब हो जाए तो दूसरे चरण में भविष्य में इनकी दावेदारी स्थायीकरण अथवा नियमितीकरण की जरूर रहेगी। जी सर। प्लेसमेंट आउटसोर्सिंग ठेका वालों को कैसा संभव होगा स्थायी करने नियमितीकरण, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के लिए मैं एक बहुत साधुवाद दूंगा संजय एडे जी को, जो नगरीय निकाय के प्रदेश अध्यक्ष है, 25,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं। बहुत ही सराहनीय पहल उन्होंने की है, एक बहुत अच्छी उम्मीद की किरण। देखिए उन्होंने क्या मांग रखी है, वो लोग भी जो श्रमिक दर के वेतन पे आउटसोर्सिंग से काम करते हैं, नगरीय निकाय के 25,000 कर्मचारी। अब ये जो कर्मचारी होते हैं इन्हें जो वेतन मिलता है वो श्रमिक दर के समकक्ष मिलता है। तो इन्होंने बकायदा शासन को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपने जैसे कर्मचारियों को दैनिक मासिक श्रमिक घोषित करने की मांग की है, विभाग से सीधे वेतन की मांग की है। और चूंकि अब तो दैनिक मासिक श्रमिकों को ईपीएफ का भी लाभ मिलता है और विभाग से सीधे वेतन मिलता है, बिचौलियों की जरूरत नहीं होती श्रमिक दर में, तो उससे शासन का हजारों करोड़ रुपये बचता है। तो उन्होंने जो सुझाव दिया है कि उससे 100 करोड़ से ज़्यादा की राशि, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उतने की बचत होगी। तो आप ऐसा सुझाव, यदि आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका में 2 प्रकार के कर्मचारी, एक वो कर्मचारी हैं जिन्हें संविदा के स्तर का वेतनमान मिलता है और एक वो कर्मचारी जिन्हें दैनिक मासिक श्रमिक दर के श्रमिक का मिलता है। तो ये दोनों प्रकार के जो आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के कर्मचारी हैं, अनियमित कमेटी में ये प्रस्ताव जमे हैं कि भाई हमको या तो दैनिक मासिक श्रमिक बनाएं जो उनके वेतन के समकक्ष हैं, और जो संविदा के समकक्ष है वो ये बोले कि हमको संविदा की भांति सीधे विभाग से वेतन दिया जाए। तो इससे जहां बिचौलियों का हजारों करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ शासन का बचेगा और इन्हें सीधे वेतन मिलेगा, तो भविष्य में इनकी भी दावेदारी, जैसे हम दैनिक श्रमिकों का जो मांग है स्थायीकरण का, वैसे ये आउटसोर्सिंग के जो इस स्तर के वेतनमान वाले हैं वो स्थायीकरण की मांग करेंगे। जो संविदा स्तर के हैं वो संविदा के जो कर्मचारी जैसे अपने लिए नियमितीकरण या कुछ अन्य मांग कर रहे हैं उस प्रकार की मांग रख सकते हैं, तो उनका भी संभव है। पर वही है कि इन्हें विकल्प में दूसरे बिंदु में स्थायीकरण या नियमितीकरण रखना होगा। आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका को सीधे शायद कठिनाई हो सकती है। बाकी जिस प्रकार के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे अंशकालीन जॉबदार मानदेय या फिर ये आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका, ये इनका विवेक है। ये चाहे तो पहले ही स्थायीकरण नियमितीकरण मांगे। ये मैंने जो बताया वो एक तकनीकी सुझाव था, बाकी विवेक और निर्णय उस प्रकार के कर्मचारियों का स्वयं का होगा और उनके संगठनों का स्वयं का होगा। सर, बात करते हैं वन विभाग को लेकर। अब वन विभाग के आदेश में 2008 के बाद दैनिक वेतन भोगी नहीं रखने का निर्देश का क्या अर्थ है? 2008 के बाद जो रखे गए हैं वो कौन से कर्मचारी है? देखिए, वन विभाग का जो आदेश आया है 2008 के बाद, हमारे बहुत सारे वन विभाग के साथी हमसे पूछते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि 2008 के बाद जो वन विभाग से आदेश निकला है कि दैनिक वेतन भोगी नहीं रखना है, इसका स्पष्ट मतलब है कि जो 2008 के बाद रखे गए हैं वो दैनिक वेतन भोगी नहीं है, वो अन्य प्रकार के कर्मचारी हैं। तो वो कौन से प्रकार के कर्मचारी हैं? तो वो दैनिक मासिक श्रमिक, अनियमित दैनिक मासिक श्रमिक प्रकार के कर्मचारी हैं। इन्हें श्रमिक दर का वेतन मिलता है। आप इसकी पुष्टि जरूर कर लें। ये मेरा जो दावा है इसे आंख मूंद के मत स्वीकार करें, इसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। तो वन विभाग में 2008 के बाद का जो आदेश है वो केवल वन विभाग के लिए नहीं है। ये दरअसल 2008 के बाद छत्तीसगढ़ शासन के समस्त विभागों के लिए ऐसा निर्देश हुआ था कि 2008 के बाद दैनिक वेतन भोगी नहीं रखे जाएंगे। तो ये इससे प्रमाणित होता है कि 2008 के बाद कोई अपने आप को यदि बिना नियुक्ति पत्र का हो करके, जो पद के विरुद्ध नियुक्त नहीं है और जिसको कलेक्टर दर नहीं मिलता है और अपने आप को दैनिक वेतन भोगी समझता है, तो ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस पत्र के आधार पर स्पष्ट है कि वो दैनिक वेतन भोगी तो नहीं है। और 2008 के पहले वाले वो दैनिक वेतन भोगी हैं या किस प्रकार के कर्मचारी हैं, ये विधानसभा सत्र में सवाल लगाकर सूचना के अधिकार से अपने विभाग से पूछ सकते हैं कि वे दैनिक मासिक श्रमिक में आते हैं कि दैनिक वेतन भोगी में आते हैं। सर, 31 तारीख 5वां महीना 2024 को वित्त विभाग के निर्देश में दैनिक मासिक श्रमिक की जानकारी क्यों नहीं मांगी गई, क्या कहेंगे? देखिए, अभी वित्त विभाग का बहुत अच्छा आदेश आया है 31/5/2024 को, जिसमें रेगुलर कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आकस्मिकता निधि, कार्यभारित कर्मचारी और कलेक्टर दर कर्मचारी, इतने प्रकार के कॉलम से जो कार्यरत हैं वर्तमान में, उनकी संख्यात्मक जानकारी मांगी गई है और उस पर कितना व्यय हो रहा है। और यह 2012 से लेकर 25 तक का डिटेल मांगा गया है। इसमें दैनिक मासिक श्रमिक, अनियमित मासिक श्रमिक है, इनकी जानकारी नहीं मांगी गई है जिनको श्रमिक दर का वेतन मिलता है। तो ऐसे साथियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो श्रमिक दर के कर्मचारी हैं जिनको श्रम सम्मान मिल रहा है, इनकी सभी 54 विभाग से त्रैमासिक रिपोर्ट जो है वित्त विभाग को निरंतर जारी है। वो भी पिछले साल 23 के अगस्त महीने से जारी है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का एक साथ गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी का गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल का भी गया। तो ऐसे ये कंटिन्यू जारी हर 3-3 महीने में। तो उनके पास दैनिक मासिक श्रमिक
जो बिना नियुक्ति पत्र वाले हैं, श्रम आयुक्त दर के, जिनको बैकडोर बोला जाता है, और जो बिना बिचौलियों के सीधे अपने संबंधित विभाग से वेतन लेते हैं श्रम दर का, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो उनकी जानकारी त्रैमासिक जो है श्रम सम्मान के रूप में और स्वयं से जिला कोषालयों के माध्यम से सभी जो अलग अलग राज्य के अलग अलग जिले के जो जिला कोषालय है वहां से राज्य सरकार के वित्त विभाग को निरंतर जारी है। इसलिए इस कॉलम में उनकी जानकारी नहीं मांगी गई है। और इसमें आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका की जानकारी क्यों नहीं मांगी गई है, इसका अधिकार मुझे नहीं है पूछने का। यह आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका के कर्मचारी नेताओं को इस पर सवाल उठाने का पूरा अधिकार है और उन्हें जरूर उठाना चाहिए। सर, आपने बहुत अच्छा सवालों के जवाब दिए, बहुत अच्छे समझाए कि आप कर्मचारी किस प्रकार से अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। कहीं ना कहीं सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और एक कमेटी जो गठन हो रहा है उसमें भी विशेष तौर पे सभी बातों का जिक्र होना ही चाहिए। तो सर, क्या लगता है सर, लोकसभा चुनाव समापन हो चुका है और छत्तीसगढ़ में इस बार क्या लग रहा है आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मचारियों के लिए कमेटी बन चुका है, तो कितना समय के अंतराल में निर्णय हो सकता है? देखिए, हमको अनियमित कमेटी को लेकर ही एक संशय है कि इस अनियमित कमेटी जो अभी बनी है, बारीक कमेटी जिसे कह रहे हैं हम 2024 में, इसका हाल 2014 के भाजपा शासन की बनी हुई कर्मचारी कमेटी जो अनियमित के लिए बनी थी और 2018 में जो कांग्रेस सरकार के समय पिंगुआ के नाम से बनी थी उसका जैसा हाल ना हो। इसीलिए हमारा जो संगठन है दैनिक श्रमिक मोर्चा, वह निरंतर जो है यह मांग कर रहा है और सभी संगठनों को भी इसके लिए प्रोत्साहित कर रहा है कि हम लोग राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, दोनों उप मुख्यमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय, साथ में मुख्य सचिव एवं विभिन्न विभाग के सचिव, बारीक कमेटी के जितने अध्यक्ष और सदस्य समिति के हैं, उन सभी को लिखित में हमने हमारे संगठन के माध्यम से एक सुझाव पत्र दिया है सकारात्मक। उसमें वादा किया है कि हमारा संगठन बिल्कुल भी हड़ताल, रैली, धरना प्रदर्शन नहीं करेगा, ना ऐसे कृत्यों को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि हमने सुझाव दिया है कि इस अनियमित कमेटी की एक निश्चित समय सीमा तय हो कि इस इतने दिन के अंदर निर्णय आ जाए। इसमें सभी प्रकार के संगठन, चाहे हम 120 प्रकार के हों, 150 प्रकार के हों, पंजीकृत या अपंजीकृत सभी संगठनों के 2-2 कर्मचारी रखे जाएं। सभी संगठनों को प्रकार के अनुसार, संविदा के प्रकार हैं तो उसमें संविदा के केंद्रीय और राज्य कर्मचारी जितने भी हैं, दैनिक वेतनभोगी जो नियुक्ति पत्र कलेक्टर दर वाले हैं उनके जितने भी प्रकार के कर्मचारी हैं विभिन्न विभागों के, वैसे ही दैनिक मासिक श्रमिक बिना नियुक्ति पत्र बैकडोर एंट्री जो होते हैं, बिना बिचौले के वेतन ले रहे हैं, उनके प्रकार की कर्मचारियों की हो गए। वैसे ही अंशकालीन का अलग से, जॉब दर, मानदेय का अलग से, आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका का अलग से, अलग अलग बैठक बारीक कमेटी के साथ हो। और इस बारीक कमेटी में जो महाधिवक्ता के वकील हैं उनको भी रखा जाए, क्योंकि क्या होता है, कमेटी निर्णय दे के फिर महाधिवक्ता के पास भेजती, फिर बीच के बंदर के जैसे कर्मचारी झूलते हैं, तो उस कमेटी में उनका भी स्थान हो। दूसरा, IAS अधिकारियों के पास जो है, हम कर्मचारी अपनी बातों को, भावनाओं को कैसे व्यक्त करेंगे, तो एक मध्यस्थ के रूप में जनप्रतिनिधियों को उस कमेटी में रखा जाए, ये भी हमारी मांग है, ताकि हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकारियों पर जो है अनुरोध रख सकें, उन पर एक दबाव बना सकें कि भाई हमारे सुझाव को वो लागू करें। इसी प्रकार से जो अनियमित कमेटी जो बनी है उसकी हर माह में कितनी बैठक होगी, वर्ष में कितनी बैठक होगी, ये सब चीज़ें जो है अभी तय नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ही हमने सुझाव के रूप में उनको रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है कि यह सरकार जिस ढंग से सक्रिय है और जिस प्रकार से वित्त मंत्री OP चौधरी जी सक्रियता दिखा रहे हैं, हमारे विष्णुदेव साय जो दयालु मुख्यमंत्री, मैं कहूँगा कि हमारे श्रम सम्मान को जो पुरानी सरकार ने भूपेश बघेल जी के द्वारा शुरू की थी उसको आज कंटिन्यू रखा है। तो ऐसे बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन जो है इस सरकार में दे रहे हैं और इनके मंत्री भी सहजता से मिलते हैं ज्ञापन देने के लिए। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ परिणाम सकारात्मक इस कमेटी के द्वारा जरूर लिया जाएगा। सर, न्यूज़ CG 24 का अपना कीमती समय दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद CG न्यूज़ 24 के देखने वाले तमाम दर्शकों से। मेरे समस्त प्रकार के जो 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी जिनके विषय में अभी बात किया हूँ और 7,20,000 कर्मचारी टोटल संविदा से लेके आउटसोर्सिंग प्लेसमेंट ठेका तक के सभी कर्मचारी से मैं अनुरोध करूँगा जिनको काम से पृथक किया है उनको भी, यदि आप इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे यूट्यूब चैनल हैं जो हमारी बातों को सरकार तक पहुंचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और ये एक बहुत सशक्त माध्यम है। और जब हम ये लाइक, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं तो इसमें जो व्यू बढ़ता है तो इन चैनलों को विज्ञापन मिलता है यूट्यूब के माध्यम से और इनके जो है एक आय का स्रोत बनता है। इनके भी बहुत प्रकार के खर्चे होते हैं, तो ये हम सबका नैतिक दायित्व बनता है कि जो हमारे घर परिवार के, हमारे रोजी रोटी की जो चिंता करते हैं, उनके परिवार वालों की भी आर्थिक सुरक्षा के लिए चिंता करते हुए हम इसको लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको व्यू बढ़ाएं। धन्यवाद।